बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़्म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से भरपूर तबसरे, भरपूर तज्जिए लेकर और भरपूर एनालिसिस लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर होते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि ना सिर्फ ये कि मौजूदा दौर के क्रिकेटर्स बल्कि माजी के क्रिकेटर्स को आपके सामने लेकर आए, बल्कि क्रिकेट से जुड़े उन तमाम शख्सियात को आपके सामने लेकर आए कि जिन्होंने इस दस्त की सयाही में एक अरसा गुजारा है। हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे हों, लेकिन उसके बावजूद जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी खिदमत हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आज मेरे साथ एक पैनल में एक नई शख्सियत ने मुझे ज्वाइन किया कि जो यंग हैं, नौजवान हैं, कम अरसे में उन्होंने न सिर्फ शोहरत हासिल की है बल्कि मकबूलियत भी हासिल की है। उनका आपसे ज़रूर हम तारुफ भी कराएंगे और जो उनकी मकबूलियत है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनकी जो मकबूलियत है वो अब दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन रोज़ाना की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन रजा, इनको हम शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? वो वक्त दूर नहीं कि अब सेमीफाइनल्स की स्टेज आ गई है। थ्रू आउट हम वर्ल्ड कप को कवर कर रहे हैं। सेमीफाइनल की ज़्यादा खुशी है आपको या घर जाने की खुशी है? पाकिस्तान के जीतने की पहले खुशी है, उसके बाद घर जाने की खुशी है, क्योंकि चमचमाती ट्रॉफी जो है वो अब देखते हैं कि पाकिस्तान कब लेके आएगा, क्योंकि बड़ी एक बिग अमाउंट जिसे कहते हैं मेगा इवेंट में लगी हुई है और 27 करोड़ जो है पाकिस्तान की टीम को मिलने वाले हैं अगर जीतेगी तो, और 13 करोड़ जो है वो रनर अप टीम को मिलेंगे। तो देखते हैं मैंने इसीलिए कहा कि घर जाने की खुशी है या पाकिस्तान की खुशी है। आप ये देखें पैसों का कितना हिसाब इन्होंने रखा हुआ है कि जब पाकिस्तान जीतेगा तो कितने पैसे मिलेंगे। बिल्कुल, बैंकर भी है ना वैसे। प्रोफेसर का मैं हिसाब जो है ना वो चुपता कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेसर हफीज भी हैं ऐसे हिसाब किताब करते थे, इसलिए मेरी मेमोरी तेज हो गई है। चले जी, प्रोफेसर हफीज के साथ ये खेले हुए और इनसे गुफ्तगू ऐसी हमारी जारी रहती है। लेकिन जितना हमने इनके साथ टाइम गुजारा है और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट पे बात करते हैं और इनकी जो कंपनी है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है अब तक, हमारा इनके साथ बड़ा ज़बरदस्त रहा। इनके एंड से नहीं पता ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ मैंने आपको बारे बता दिया है। जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और पाकिस्तान से बाहर जो इनकी शोहरत है, मकबूलियत है, वो किसी तारुफ की, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। और आज ये बहुत खुश होंगे क्योंकि आज ये अपने पार्टनर के साथ मेरे साथ मौजूद हैं। आज ये अकेले नहीं है, तो अकेले भी ये 100 पे भारी थे और आज इनके पार्टनर भी इनके साथ मौजूद हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये शो आज पसंद आएगा, क्योंकि वैसे भी जिस तरह हसन ने भी कहा कि सेमीफाइनल के मरहले तक अब ये टूर्नामेंट पहुँच चुका है। हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही अपने कमर ज़ैफ़ी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू वेरी मच अली। और सोशल मीडिया की जानिब से उन तमाम ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं और जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, 2 मैचेस की दूरी के ऊपर है पाकिस्तान इस वक्त और 11 का जो मुकाबला है वो यकीनन अगर ऑस्ट्रेलिया से अगर आप देखें तो पिछले 4 मैचेस पाकिस्तान ये इस मोमेंट पे हार चुका है, मगर अब बदला लेने का बेहतरीन टाइम है। जैसे कप्तान और हमारे जो बड़े कप्तान हैं जो PM इमरान खान हैं वो भी अब कह चुके हैं इट्स कमिंग होम। तो लेट्स सी कि 11 को अब क्या होगा, 11 को क्या होगा। लेकिन 11 को एक और भी चीज़ हो रही है जो हमने कल भी बताई थी और देखेंगे कि कब हम आपको बता सकते हैं कि 11 को और भी क्या हो सकता है। लेकिन जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि नौजवान हैं, कम वक्त में शोहरत हासिल की, मकबूलियत हासिल की और कमर ज़ैफ़ी साहब के साथ यूट्यूब पर जो है वो दिन ब दिन और मज़ीद मकबूलियत के मराहिल तय कर रहे हैं। बोल्ड बोलते हैं और बुलंद कहते हैं और साथ साथ जो इनकी एक और ख़ास बात है वो ये कि टेक्निकली जो है ये बहुत साउंड है और जो प्लेयर्स हैं उनकी खूबियों को, उनकी खामियों को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। किसी भी प्लेयर के बारे में बड़ी आसानी के साथ बता देते हैं कि इसमें टेक्निकली क्या फॉल्ट है। खुद भी क्रिकेट खेले में मेरे साथ मौजूद हैं वासिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वासिफ? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कलर लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं? प्लेजर टू हैव यू। मैं पूछा ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं? नो नो नो, आई एम सपोर्टिंग पाकिस्तान, आई एम सपोर्टिंग पाकिस्तान, बट राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से मराइल तय किए हैं और उनका ग्रुप मेरी बुक में जो है ज़रा ज़्यादा टफ। अच्छा जी, अगर हम पिच को देखते हैं, जिस तरह से भी इंग्लैंड का मैच हो रहा है, पिच को देखते हैं आप, क्योंकि टेक्निकली आपके बड़ा माशाल्लाह साउंड नॉलेज है। पिच को देखते हुए टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड को ज़्यादा ही सूट करेगी या फिर न्यूजीलैंड को ज़्यादा सूट करेगी? देखिए अली भाई, दोनों टीमों के पास जो स्पिनिंग ऑप्शंस हैं वो अच्छे हैं। मिचेल सेंटनर है, दूसरी जानिब मोइन अली है और राशिद और सोदी। आई थिंक के जो हम थ्रू आउट देख रहे हैं अबू धाबी की विकेट का मिजाज, अबू धाबी जो है वो सेफेस्ट प्लेस लगती है बल्लेबाजों के लिए अब तक, दुबई से अगर आप कंपेयर करें या शारजा से। तो अबू धाबी का जो मिजाज है विकेट का, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो विकेट ईश्वर सोदी को ज़्यादा सूट करेगी। कंपेयर करें अगर आप आदिल रशीद के मुकाबले में, तो ईश्वर सोदी को सूट करेगी। न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है या उसमें जो आप कह लें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी बॉलिंग लाइनअप ज़्यादा जो है ना मुझे इम्पेक्टेबल लगती है कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन इंग्लैंड की जो बैटिंग डेप्थ है
वो न्यूजीलैंड से बहुत बेहतर है। तो ये बहुत बड़ा Bowling और मैच होने batting का जा मुकाबला रहा होगा। है, बैटिंग और बॉलिंग का ऑलराइट है, मुकाबला। बॉलिंग और बैटिंग का मुकाबला होगा। और जिस तरह मैंने कहा कि 11 नवंबर को एक बड़ा मैच है, बड़ा मार्का है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे के साथ टकराएंगी। लेकिन 11 को इस मार्के की खुशी में जो है वो एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और वो है दराज की सेल 11/11 के, जहाँ पर आप मुख्तलिफ शॉपिंग हॉल्स में और फोरम्स में जा सकते हैं और वहाँ पर जाके दराज की इस सेल की जो फैसिलिटीज़ है इसको अवेल कर सकते हैं। ना सिर्फ कैश पे आप चीज़ें हासिल कर सकते हैं बहुत ही रियायती नरखों पे, बल्कि साथ साथ आप इंस्टॉलमेंट पे और बैंक लोन की सहूलत भी हासिल कर सकते हैं। और तमाम आइटम जो मौजूद हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मौजूद हैं, फर्नीचर आइटम मौजूद हैं, तो जो भी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं और ज़रूरियात जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। लेकिन बात करेंगे, वापस ज़रा आ जाते हैं, जो कल मैच खेला जाने वाला है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान। और हसन रज़ा से पूछते हैं, हसन जो मैच खेला जा रहा है, यही दोनों टीमें जो थी वो वनडे जो 50 का कप था उसमें भी पहुंची थी, और फिर वहाँ पे टाई पे जो था इंग्लैंड वो जीत गया था। रिवेंज गेम है, बिल्कुल रिवेंज गेम है और वापस तारीख दोहरा रही है। जिस तरह से बैड लक रही न्यूजीलैंड की, और वो मेरे ख्याल में उनको जीतना चाहिए था, और बड़ा क्रूशल मैच हुआ था उस टाइम पे जब बैट से बॉल लगी और धर्मा सिन्हा ने मेरे ख्याल में वो डिसीजन लिया था 4 या 5 रन का, जब बेन स्ट्रोक से मिसफील्ड हुई थी मेरे ख्याल में। मगर टीमें तो बैलेंस है अब तक, मगर अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जोस बटलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे हैं, जेसन रॉय उसके बाद जो है वो अनफिट हो गए हैं, एक बैड खबर जो है इनके लिए, क्योंकि ये दोनों स्टार्ट बड़ा अच्छा ले रहे थे। अब तक अगर जोस बटलर देखें कि स्टार्टिंग बड़ी अच्छी ले रहा है, जो भी वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं टॉप ऑर्डर अच्छा खेल रहा है, तो डेफिनेटली नीचे वाले बैट्समैन जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब तक 101 रन उन्होंने किए 67 बॉल पे, वर्ल्ड कप की सेंचुरी भी की है। ट्रेंट बोल्ट जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, प्रॉमिसिंग बॉलिंग है, और शेन बॉन्ड न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं, ऑफ कटर देखने में आ रही है न्यूजीलैंड की बॉलिंग में, फील्डिंग बड़ी एक्सीलेंट है। अच्छा, जिस तरह वहाँ से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये इंग्लैंड की बैटिंग और न्यूजीलैंड की बॉलिंग का मैच होगा? बिल्कुल, बॉलिंग जो है मैंने बताया कि न्यूजीलैंड की, मगर बैटिंग थ्रू आउट अगर आप देखें तो बैटिंग भरी पड़ी हुई है इंग्लैंड की। उसके बाद मोइन अली है नंबर 3 पे आ जाते हैं, फिर चेंज ऑफ ऑर्डर ऐसा कर लेते हैं, वो जॉर्डन भी हैं, मारते हैं, मॉर्गन है, इसके बाद मिलान जो है वो भी आ गए वापस, वो भी खेल रहे हैं। तो डेथ इनकी अगर देखी जाए तो सेम पाकिस्तान वाली डेथ है कि अगर 6 ओवर में अटैक करते हैं तो जब 2-3 आउट होते हैं टॉप ऑर्डर पे, तो बीच में 10 ओवर जो एंड के रहते हैं वो ये उसमें स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो मैच खेला जाने वाला है। आपको दिखाते हैं अब तक दोनों टीमों के दरमियान जो है वो 21 T20 इंटरनेशनल मैचेस से खेले गए। स्क्रीन पे आपको इसकी टेम्पलेट भी आपको दिखा देंगे। 12 जो है वो इंग्लैंड ने जीते, 7 न्यूजीलैंड ने जीते, और एक मैच जो था वो टाई पे गया, और एक मैच का रिजल्ट जो नहीं आया, और जो टाई पे जो मैच गया था वो भी इंग्लैंड अपने नाम करने में कामयाब हुआ था। अबर रेफरी साहब से पूछते हैं जनाब कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम को आप पिक करेंगे, कौन सी टीम को आपके ख्याल में एडवांटेज हासिल है? देखिए यार, मैं न्यूजीलैंड के साथ जाऊंगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, बड़े लकी रहे ये केन विलियमसन जिनका नाम है। रिजर्व डे में ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गए, ठीक है। रिजर्व डे में ये अगला ये वर्ल्ड कप वाला मैच जो था वो चला गया। तो मैं कह रहा हूँ बड़ा लकी रहे अभी तक। जो आप देखें इनकी बॉलिंग के अंदर खासतौर पे बोल्ट है इनके पास, फिर वो साउदी बड़ा ज़बरदस्त बॉल कर रहे हैं, फिर काइल जेमिसन अभी तक बैठे में, पता नहीं हो सकता है भाई सरप्राइज एंट्री कर जाएं वो शायद सेमीफाइनल के अंदर। ये ज़रूर है कि हेड टू हेड के अंदर न्यूजीलैंड को एज हासिल नहीं, मगर अगर आप ये यूएई की कंडीशंस देखें तो मेरे ख्याल में विलियमसन ज़्यादा सूट करता है इन कंडीशंस के अंदर। हालांकि मॉर्गन भी खेलते हुए हैं, अभी आईपीएल में आप रहे ये कोलकाता के साथ, ठीक है। वो फाइनल में वो मतलूबा नताइज नहीं ले सकी, मगर एक्सपीरियंस के हवाले से देखूं केन विलियमसन इस वक्त ज़्यादा सूट कर रहे हैं उनको। राइट है, केन विलियमसन की वजह से एफपी भाई जो है वो न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे। और अब वक्त आ गया है उस सेगमेंट का जिसका इंतजार जितना हमें होता है उससे कहीं ज़्यादा हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हसन रजा को होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेस का हॉट वेवी फ्लेवर, और हसन रजा इतने शौक से ये फ्लेवर खाते हैं कि मुझे तो मैंने कल भी ये कहा था कि लगता है कि इनको शायद शो में आने का वापसी में लेके भी जाना है, ऐसे ने फरमाइश भी कर दी है कि वापसी में भी ये लेके जाएंगे इस वेवी फ्लेवर का। एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली स्पाइसी, और हमारे शो की एनर्जी का बाइस बनता है ये लेस का हॉट वेवी फ्लेवर। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट बताऊंगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि एक ज़बरदस्त स्टैट्स मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हवाले से। और वो स्टैट्स जनाब ये है कि दोनों टीमों के दरमियान जो आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था वो भी 10 नवंबर को ही खेला गया था, और 10 नवंबर के बाद जो अगला ये T20 मैच खेलने जा रहे हैं वो भी 10 नवंबर को ही खेल रहे हैं। और ये जो मैच था जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, जो लास्ट मैच था वो टाई हुआ था मैच, और अब कल देखना है कि क्या रिजल्ट सामने आ रहा है। और साथ साथ जिस तरह एफए भाई न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड को अगर कल के मैच में कामयाबी हासिल कर लेती है, जिस तरह एफए भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड को, और भी बहुत सारे न्यूजीलैंड के जो फैन हैं उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, तो न्यूजीलैंड वो टीम हो जाएगी जो आईसीसी के तहत खेले जाने वाले तीनों फाइनल में शिरकत करेगी। उसने 50 ओवर के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेला, वहां पे वो टाई पे हार गए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया के खिलाफ खेले, वहां पे उन्होंने कामयाबी हासिल की, और अब वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तो अगर यहां पे कामयाबी हासिल करते हैं तो एक और यूनिक रिकॉर्ड बनाने में न्यूजीलैंड की टीम कामयाब हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि जब ये दोनों टीमें आईसीसी वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में गुज़िश्ता दौर में एक दूसरे के साथ टकराई थी, उस मैच का क्या स्कोर कार्ड रहा, वहां पे कौन सी टीम को 2016 में कामयाबी मिली, इस हवाले से एक टेम्पलेट तैयार की गई है। इस टेम्पलेट को देखेंगे, वासे हबीब से हम बात करेंगे इसके हवाले से कि यहाँ पे 20 ओवर में 153 रन स्कोर किए न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों के नुकसान पे, और जवाब में इंग्लैंड ने महज 3 विकेटों के नुकसान पे इस टारगेट को चेस किया। और जब मैं ये टेम्पलेट देख रहा था उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जितने भी रन किए हैं सारे जे से अल्फाबेट है, वो बड़ा लकी रहा है। जैसन राय, जोस बटलर, जो रूट, और अभी जैसन राय की जगह जेम्स विंस ने ज्वाइन कर लिया, तो एक और चौथा जे आ रहा है, तो जे होने वाली है। जे होने वाली है। देखें, अगर आप मेगा इवेंट में ऑल ऑफ द सडन बाय फोर्स कोई इंजरी आपको लाक हो जाए तो ये बड़ा एक कन्विंसिंग फैक्टर होता है। लेकिन जेम्स विंस इनके रैंक्स में मौजूद था, तो जेम्स विंस के हवाले से मैं आपको सिर्फ ये बता दूं अली भाई कि वो इन कंडीशंस से फेमिलियर हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में वो बहुत खेले हैं, लास्ट टाइम मुल्तान से भी खेलते रहे, कराची किंग्स से भी खेलते रहे, इन कंडीशंस में रन्स भी बना चुके हैं। और वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो वेट करते हैं, बैकफुट पंचेज उनके बड़े ज़बरदस्त हैं। जो बॉलर इधर वेट करेगा, जो बल्लेबाज, और बैकफुट पर जो बहुत अच्छा होगा, हम देख रहे हैं कि बैकफुट प्ले जिसका मुतासिर कौन है वो इधर रन्स करने में कामयाब हो रहा है। जॉश बटलर पे अगर हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात को अगर मद्देनजर रखें तो मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है बटलर पर एक बड़ा फेलियर ड्यू है, और अगर वो फेल होंगे तो फिर ट्रेंट बोल्ट को ही उनकी विकेट लेनी पड़ेगी। टिम साउदी थोड़े से मुझे लाइट कैंडिडेट लगते हैं, क्योंकि अगर नया बॉल स्विंग नहीं हुआ तो फिर टिम साउदी की जो इफादियत है वो थोड़ी नलिफाई हो जाएगी। क्योंकि अबू धाबी की जो पिचेज हैं, यहाँ पर 2 तरह की विकेट देखी है मैंने थ्रू आउट लास्ट डेकेड और सो में। या तो यहाँ फ्रेश विकेट होता है, ट्रू विकेट पर इंग्लैंड के पास ज्यादा मौके न्यूजीलैंड को जेर करने के। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत है, आप इतना अरसा मार रहे हैं, आपको नहीं पता ये सारी बातें? बिल्कुल मुझे पता है, बता दें क्यों नहीं है, नहीं बता दी हैं, मगर बातें सारी बता दी हैं। इतनी बातें बताई इन्होंने, नहीं, ये बातें ठीक है, वही अली ये पूछ मैं ये पूछना नहीं, ठीक है, मुझे यकीन है, लेकिन ये मुझे हैरत है कि आप क्यों नहीं बताई इतनी अरसे बातें? अपना एक्सपीरियंस है, देखें अपनी जिस तरह से पिचेस चल रही हैं, 3 वेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं, दुबई की अलग पिचेस हैं, अबू धाबी की अलग हैं। नहीं, जो बात उन्होंने की है वैसे कि पिच का या बैकफुट का उन्होंने बताया है। एग्जैक्टली, बैकफुट का हम ये डिस्कस करेंगे। अगर के राहुल को खेलते हुए देखें, आप रोहित शर्मा को देखें, 2 स्टेप्स क्रीज से आगे आते हैं, उसके बाद बैकफुट पर जाते हैं, तो वेट फॉर द बॉल जो कि वेस्ट इंडीज ने नहीं किया है, जो आ रहा था हिटे मार रहा था। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर इतना इजी नहीं है, मुश्किल भी है, मगर स्पिनर्स पे स्किड हो रहा था बॉल, और ड्यू फैक्टर भी देखा गया, चाहे राशिद खान हो, चाहे मुजीब, उन्होंने 5 आउट किए हैं, एडम जंपा हो, तो जिस तरह शुएब मलिक की ग्राफ इनिंग हो रही है, ये बॉडी लैंग्वेज होती है बैट्समैन की, न सिर्फ कि लंबे लंबे शॉट्स मारे, तो हार्डनेस होती है पिच पे, और अगर थोड़ा सर्वाइव करें तो डेफिनेटली शॉट लगते हैं, और बैटिंग भी अच्छी करते हैं बैट्समैन। तो अच्छा, हसन ये बताइए, इस तरह भी वासे भी बात कर रहे हैं, आप तीनों ने बात की इब्तिदा में कि विंस की आमद हुई है, लेकिन जो इंग्लैंड को डैमेज हुआ है, इंग्लैंड को जो डेंट पड़ा है कि उनका भी जैसन रॉय नहीं है, फिर मिल्स नहीं है, फिर उससे पहले जोफ्रा आर्चर का उनको साथ छूटा, फिर बेयरस्टो भी उनके स्टोक्स उनके साथ नहीं रहे। कैसा आपको लगा कि वो? देखिए, अब तक जो है इनकी जो पोजीशन है वो आप 50 ओवर्स में भी देखें, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, और जितनी मॉडर्न क्रिकेट अब तक मैं चाहे काउंटी हो गई या इंग्लैंड की क्रिकेट फॉलो कर रहा होता हूँ, देख रहा हूँ, उसमें अटैकिंग खेल रहे हैं लोग, और प्लेयर इनका पूरा स्टैट्स पूरे प्लेयर्स इनके पास होते हैं। चाहे बॉलिंग ले लें आप, बॉलिंग स्ट्रेंथ देखें कितनी है, आदिल जो रशीद है वो भी बॉलिंग कर रहे हैं, मोइन अली हैं, तो इंग्लैंड को प्रेफर कर रहा हूँ कि मॉडर्न क्रिकेट में बड़ा। आप इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट करते हैं, और T20 फॉरवर्ड में बेसिकली अटैक यही होता है कि इनके पास कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है। अच्छा, वैसे जिस तरह आर्चर नहीं है, या जो इनका बॉलिंग जो इनकी आर्मरी है उसमें अभी कमी आई है, उसका कोई इम्पैक्ट आएगा? देखें, बड़े मैच में आएगा, लेकिन ये लोग जेल बहुत अच्छा है। अब जैसे हसन बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको ये बताऊं, इंग्लैंड के पास भी आई ऑफन सी देम कि इनके पास कोई प्लान बी नहीं होता। अगर इनके टॉप 3 बैटर्स से विद इन 20 रन आउट हो गए, जो सबके सब स्ट्राइकर्स हैं, पीपल लाइक बटलर, बेरिस्टो और जेम्स विंस हैं, अब रॉय नहीं, अनफॉर्चुनेट साइन है इनके लिए, तो क्या अच्छा, विंस कमी पूरी कर सकते हैं रॉय की?
यार देखें, मोर और सिमिलर एक जैसे प्लेयर बड़े अनलकी हैं जेम्स विंस, वो इतने बुरे प्लेयर नहीं है कि वो इंग्लैंड में हैं। वो असल में अगर वो किसी और नेशन में होते तो बड़ा आसानी से 15 में भी वो जगह बनाते और 11 में भी और खेलते। आप जो है लिविंगस्टोन को भूल गए हैं। लियम लिविंगस्टन नीचे वो में तो वही बड़ा बता एक सरप्राइज एलिमेंट बनकर आया है। बेसिकली इनके पास एक होता है ना प्लान बी कि अगर आपकी 3 विकेटें गिर जाए, पाकिस्तान क्या करेगा, कंसोलिडेट करने के लिए शोएब मलिक आ जाएंगे। वो दोनों तरह के गेयर्स में शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन कंडीशंस में लिविंगस्टन या ओवेन मॉर्गन जो है वो हिटिंग अच्छी कर सकते हैं, लेकिन मनूवर नहीं कर सकते हेयर एंड देयर। जो हमें इनकी तो स्ट्राइक रोटेशन स्पेशलिटी नहीं है ना। नहीं, लेकिन इनकी तो मैं यही कह रहा हूँ कि स्पेशलिटी इनकी तो मॉर्गन के लिए स्पेशलिटी इनकी सिंगल डबल है यार रनिंग बिटवीन द विकेट। मॉडर्न डे क्रिकेट में देखें कि मॉर्गन जो है वो स्ट्राइक रोटेट करने में स्ट्रगल करते हैं, बड़ी हिटें लगा रहे हैं वो। लास्ट ईयर और सो से उनके गेम में ये वीकनेस नजर आई है कि वो सिर्फ स्ट्राइकिंग एबिलिटीज उनकी इनहेंस होती जा रही हैं और उनकी जो मनूवर करने की एबिलिटीज हैं वो जरा कम होती जा रही हैं। बट न्यूजीलैंड के पास हमेशा प्लान बी हम देखते हैं। विलियमसन है, अगर गप्टिल पेड ऑफ नहीं भी किया तो विलियमसन गेम को संभाल लेते हैं। उसके बाद अगर विलियमसन चले गए तो दे हैव पीपल लाइक जिम्मी नीशम के जो बैक एंड पर दोनों तरह के गेयर्स में खेल सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं वैसे, इंग्लैंड को या? देखिए, मैं सपोर्ट तो किसी को क्यों करूंगा, मेरा नेशन खेलेगा पाकिस्तान परसों तो मैं उस दिन सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैंने आपको कह दिया कि ऑन ये फ्रेश विकेट, ये बयान यूट्यूब पे तो खैर नहीं होता। नहीं मान लेता हूं टीवी पे है। नहीं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है और इंडिया के लिए भी होता है। कैमरा है, जरा सामने बैठ के दोनों को कह रहा हूं मैं। कैमरा इफ्फी भाई का स्टांस चेंज होता है। मैं ये कहता हूं मैंने पाकिस्तान को लास्ट 5 इयर्स में इतना जेल नहीं देखा, भाई पाकिस्तान पावर प्ले में 8 एंड 9 एंड ओवर बना दे, ऑस्ट्रेलिया नहीं हरा सकती आप। यार देखें, बैट्समैन अपना स्टांस चेंज करता है, बैट्समैन भी तो चेंज करता है। यूनुस खान 6 इनिंग फेल हो गया इंग्लैंड में, उधर से अजहरुद्दीन ने फोन करके बोला भाई यूनुस ये क्या कर रहा है, क्या उछल रहा है, तो सही तरह खेलने लगा। तो स्टांस तो बल्लेबाजों का चेंज होता ही है और करना भी चाहिए। अभी जैसे हसन ने कहा कि जो बैक फुट, जैसे जेम्स विन का बैक फुट, यानी कि सिर्फ अबू धाबी में आपको बैक फुट पे जाना पड़ता है और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो बात यही है कि भाई बैट्समैन है वो कुछ कर सकता है। मगर जहां तक इंग्लैंड की मैं क्योंकि न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूं, उसकी वजह केन विलियमसन है कि वो गेम को पूरा लेके चलता है। वो ना टॉस पे डिपेंड करता है ना वो उसके लिए परेशान होता है। वो गेम को देखता है कि आज मैंने गेम अपने बल्लेबाजों को, अपने बॉलर से किस तरह खिलवाना है। तो ये जो मास्टरमाइंड है ना केन विलियमसन की, वो मॉर्गन में नजर नहीं आ रही। मॉर्गन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां से 1 साल से फारिग जा रहा है। आईपीएल ले लें या फिर उनकी इंग्लैंड सीरीज ले लें, वहां पर भी जो पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान हालांकि हार गया था, जेम्सन वहीं आपको नजर आए थे। लिविंगस्टन ने वहीं पे सबसे बड़ा छक्का मारा जिसके ऊपर आप लोग लिविंगस्टन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आप भूलने में बताऊंगा आपको बता दूं, इंग्लैंड की टीम सिर्फ 2 लोगों पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि मॉर्गन तो अपने बैटिंग फेलियर में चल ही रहे हैं। बैरिस्टोव भी इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक कुछ निकाल के नहीं ला सके। बटलर वाइड खिलाड़ी है इनके पास के इनके 6 भी गिर जाते हैं तो वो सेंचुरी मार देता है। उसने T20 वर्ल्ड कप में ये भी बता दिया। मगर मैं एक बात और भी कहता हूं, साथ साथ लिविंगस्टन है, इन दोनों खिलाड़ियों को फोकस किया हुआ यकीनन केन विलियमसन ने। ये दोनों बैटिंग के सुतून है इंग्लैंड के। यहां से अगर जिसको वो दोनों बल्लेबाजों को अगर रन कम बनाने दिए उन्होंने, तो फिर न्यूजीलैंड के लिए बड़ी आसानी होगी। साउथी बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं वहां पर, उनकी कंडीशन सूट कर रही है। बोल्ट का तो आपको पता ही है, ईस्ट सूदी का ये बता चुके हैं। मगर मैं सेंटनर का बता दूं कि वो बड़ा मुश्किल होता है। और गप्टिल जो है वो फॉर्म में आ चुका है और इंग्लैंड को जब जब न्यूजीलैंड ने मारा है गप्टिल की परफॉर्मेंस पे मारा। आपकी टीम वैसे होते मैं मजाक करता, लेकिन कौन सी टीम को वैसे आपके ख्याल में फेवरेट है? भाई अली भाई, हमें जो है ना फेवरेट इंग्लैंड को ही समझ। इंग्लैंड आपके बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि ऑन द स्पॉट जो जिस तरह की इनकी ऑन पेपर टीम भी है और जो अटैक करते हैं आके वो गेम प्लान से चलते हैं इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड तो हमारे 2 जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, एफए भाई न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। एफए भाई तो मेरे मेंटोर भी हैं, एफए भाई के अगेंस्ट में जा नहीं सकता, तो मैं भी न्यूजीलैंड को ही समझ रहा हूं कि न्यूजीलैंड है का जो है आप असल में गेम समझ गए होगा क्या। नहीं, इंग्लैंड मैं सब मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड कल अच्छा खेलेगा। अभी एफए भाई ने भी बात की, वासी हबीब ने भी बात की और अभी रवि शास्त्री ने भी ये बात की है कि जो भारत की खराब कारकर्दगी है उसका जिम्मेदार जो है वो आईपीएल रहा। तो हमारे साथ 2 आईपीएल एक्सपर्ट बैठे हैं और एक आईसीएल एक्सपर्ट बैठे हैं। इनसे पूछेंगे इस किस्म की जो लीग्स है वो कितना जो इंटरनेशनल क्रिकेट को डैमेज कर रही है। विराट कोहली का एग्जिट हो गया एज ए कैप्टन, इंडिया ने स्क्वाड का अपने अनाउंस किया, नई तब्दीलियों को उन्होंने इंडिया दे दिया। लेकिन पाकिस्तान के वही प्लेयर जा रहे हैं बांग्लादेश है कि जो वर्ल्ड कप में हमें इन एक्शन नजर आ रहे हैं, मां सिवाय मोहम्मद हफीज के। ये सब गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस मैच के हवाले से जो कल खेला जाएगा, और जिस तरह मेरे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट वासे हबीब और हसन रजा इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इफ़ी भाई का ये कहना है कि कल न्यूजीलैंड के पास बड़े वाज़ेह इम्कान आते हैं इस मैच में कामयाबी हासिल करे और आईसीसी के तीसरे इवेंट के फाइनल तक अपनी रसाई को मुमकिन बनाए। लेकिन साथ साथ आपको मालूम है कि 11 तारीख को पाकिस्तान का मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक बड़ा मैच है, बिग मैच है, उसको हम बाद में एनालाइज करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है 11 तारीख को जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि दराज की जो 11/11 की ग्रैंड मेगा सेल है वो लगने के लिए जा रही है, और वहाँ से आप डिस्काउंटेड रेट के ऊपर, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आप मुख्तलिफ हाउस होल्ड आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और दीगर जो आइटम्स है वो ले सकते हैं रियायती नरखों पे। ना सिर्फ कैश पे ले सकते हैं बल्कि साथ साथ आप इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटीज़ और बैंक लोन की फैसिलिटीज़ भी हासिल है, और इन्जॉय कर सकते हैं पाकिस्तान की इस मुमकिन जीत को इस सेल के जरिए, और अपनी खुशियों को मजीद दुबाला कर सकते हैं। लेकिन जनाब खुशियाँ दुबाला हो रही हैं पाकिस्तान की सीनियर टीम की, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्क्वाड ऐलान हुआ बांग्लादेश के लिए उसमें मां सिवाय मोहम्मद हफीज़ के कोई तब्दीली नहीं है। विराट कोहली एक तरफ जो है उनको ना सिर्फ कप्तानी से जो है वो हटा दिया गया है या वो खुद उन्होंने जो है वो गिव अप कर दिया गया है, लेकिन साथ साथ रवि शास्त्री की जगह राहुल द्रविड़ भी आ रहे हैं। दुनिया की दूसरी जो दीगर टीम है वो अब अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही हैं, लेकिन हम शायद पुरानी इसी डिगर पे चलते नजर आ रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे ज़रा खबर एफी साहब से। एफी भाई ये क्या हो रहा है कि बांग्लादेश के जो स्क्वाड का ऐलान हुआ उसमें हम देख रहे हैं वही शुएब मलिक जा रहे हैं, वही सरफराज जा रहे हैं, वही सीनियर प्लेयर जा रहे हैं। अब आपको लगता नहीं कि वक्त है कि हम आगे की तैयारी करें? अली ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट का। आपने देखा ही होगा कि हमारे जो जितने सीनियर्स, सिवाय मैं हमेशा से कहता हूँ सिवाय इमरान खान के जो आपके प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पेट्रन भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके अलावा बाइज्जत एग्जिट किसी को नहीं मिली क्रिकेट से। ठीक है, जितनी लॉट है आपके पास, जितने फॉर्मर लेजेंड्स हैं आपके पास, सबका ये सब बहुत सारे लोग तो गुमनामी में रिटायर हो गए। जब मिलते हैं तो पूछता हूँ कि भाई आपने रिटायरमेंट ली क्या? यार रिटायरमेंट भी लेनी होती है क्या? ये भी बताना पड़ता है कि रिटायर हो गया। आप तो ये कह रहे हैं, मुझे याद है हमारे शोज में बैठते हैं और कहते हैं भाई अब तो तुम टीवी इतना रेगुलर कर रहे हो, इस चैनल से उठते हो, दूसरे चैनल पे जाते हो, वहां से उठ के तीसरे जाते हो, क्या रिटायर हो गए? नहीं, ये वो नहीं बोलेंगे। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान क्रिकेट फैन के लिए भी बड़ा धचका होता है यार। उनको भी नहीं पता होता कि कब आपका क्रिकेटर रिटायर हो गया। स्टेट्स आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बड़े बड़े ट्रैक रिकॉर्ड है, मगर क्या आपको बाइज्जत एग्जिट मिली? नहीं मिली, क्योंकि आप आखिर वक्त तक कोशिश में लगे रहे। अभी भी सोहेल तनवीर इंतजार में बैठे रहते हैं कि उनको कॉल आए तो T20 में उनके फॉरेन स्टेट्स बतानी शुरू हो जाती है दुनिया की, इन्होंने ये किया। तो भाई वो भी इंतजार कर रहा है। शुएब मलिक भी ये बोल के गए थे, हाफिज अपने दिल की बात कह के गए थे कि उनका नंबर आ जाए इस T20 वर्ल्ड कप में, कि मैं चाहता हूं कि जिंदगी में कोई एक वर्ल्ड कप मेरे नाम से भी हो। तो भाई आपके नाम से भी आ गया एक वर्ल्ड कप। शुएब मलिक जबरदस्ती गए, ठीक है, परफॉर्म कर गए। अब 40 साल का जब डेकेड बताया जाता है उनका कि 40 साल से खेल रहे हैं भाई क्रिकेट, तो भाई 40 साल में कोई एक तो चांदी करो ना तुम पाकिस्तान की। तो वो भी चांदी कर गया स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। तो अब बेहतरीन मौका है इन लोगों का कि यार बाइज्जत वहीं पे रिटायरमेंट ले लेंगे हम, पाकिस्तान आएंगे तो हमारे इस्तेमाल कर लो, और हम रिटायर हो गए, जान छोड़ दो। मतलब जिससे नीचे आने वाले लोग हैं उनको भी मौका दे दो यार। देखिए जान तो खैर कोई छोड़ता नहीं है, चाहे वो कुछ भी दुनिया में अचीव कर ले, वो अपनी कुर्सी से चिपका ही रहता है, चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन बहरहाल अब हमें बड़ा मसला होता है, भाई कह रहे हैं हमें बड़ा मसला होता है, हम अपने शोज में बुलाते हैं तो हम सोचते हैं कि ब्रैकेट में क्या साबिक क्रिकेटर लिखे या नहीं लिखे। ये बड़ा आपने ली बिल्कुल, मैंने मास्टर लीग में रिटायरमेंट ले ली थी। अच्छा, और जिस तरह से भाई आज के बाद हमारे प्रोड्यूसर है फैजान नकी साहब, आज के बाद हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और मैंने रिटायरमेंट ले ली है। इसके बाद अपनी एकेडमी रन कर रहा हूँ। मगर ये कि क्रिकेट के हल्कों में क्रिकेट में वापस कम बैक किया हुआ है, और जितने स्टैट्स क्रिकेट के होते हैं उसमें बस बिजी रहते हैं और क्रिकेट में एकेडमी में बिजी रहते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में यही अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक जो है चीज़ें ऐसी करनी चाहिए कि पता लगे प्लेयर को कौन रिटायर हो रहा है कौन नहीं हो रहा। जिस तरह से बताया इफ़ी भाई ने कि बेतहाशा इतने प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान के कि हमारे जो नई जनरेशन को पता ही नहीं है कौन रिटायर हो गया, कितने कितने रन डोमेस्टिक में किए हैं। अगर मैं फिर बात करूँ कि फवाद आलम जैसे प्लेयर जो है 10 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ रहे हैं, तो अमेजिंग सरप्राइजिंग है ये चीज़। आज वो टेस्ट टीम के जो है मेन बैट्समैन है, तो ऐसे और फर्स्ट क्लास के ऐसे परफॉर्मर हैं जिन्हें 400 विकेटें ली हुई हैं, 300 विकेटें ली हुई हैं, मगर कोई इनको जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है। पीसीबी को ये चीज़ चाहिए कि जब रिटायरमेंट होती है तो वन टाइम अच्छा दें, एक सेटअप अच्छा दें। एक बात है, मुझे ऐसा लगा तुम शायद ये कह रहे हो कि फवाद आलम रिटायरमेंट की उम्र में भी खेल लें। नहीं, खेल नहीं रहे, किसी को पता नहीं था। मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो ए टीम से भी खेले हुए हैं, वो डोमेस्टिक से भी खेले हुए हैं। जब पाकिस्तान टीम पे मंजराम पे है तो आज कभी सोच नहीं सकता है कि टेस्ट बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान टीम के अब जब उनको आप यहाँ पे प्ले नहीं करने देंगे तो फिर ड्रामों में प्ले करेंगे वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और क्रिकेटर जो है वो हार नहीं मानता जब तक उसकी एबिलिटी, जब तक उसकी फिटनेस चल रही हो। जिस तरह से 4 दहाई की हम बात करें। अच्छा, ऐसा आप चलेंगे तो खैर एक रिटायरमेंट का तो गई। अभी विराट कोहली के लिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको T20 छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, बुरा टूर्नामेंट गया, लेकिन क्या विराट कोहली की परफॉर्मेंस इस बात की मुतकाजी है कि उनसे इतना बड़ा मुतालबा कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और बैट पैच आता है, ऑन एंड ऑफ आता है, हर प्लेयर पे आता है। मगर क्रिस गिल
का भी आप देख लें जिस तरह से खेलते हैं, वन साइड खेलते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। डीजे ब्रावो ने क्रिस गेल की परफॉर्मेंस में फर्क है ना, विराट कोहली कंसिस्टेंट, मगर विराट कोहली अभी स्टिल यंग है और जिस तरह से वो रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं, खेल रहे होते हैं प्रॉपर। मगर बेसिकली मकसद ये है कि मैंने पहले ही बताया कि आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है उनका, उसके बाद उनकी जो कमर्शियल क्रिकेट है वो इतनी ज्यादा होगी पूरी दुनिया में। आईपीएल से हुआ नुकसान इस वर्ल्ड कप बिल्कुल में, नुकसान हुआ है। और जितना भी हर प्लेयर को होगा, अगर वो कंसेक्यूटिव कैरिबियन लीग खेलता रहेगा, पीएसएल खेलता रहेगा, जितनी भी 8 लीग हैं वो खेलता रहेगा, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में फर्क आता है। मैं समझता हूं लीग के साथ साथ जो आपकी बबल की जो ऑब्लिगेशंस है, इससे भी बड़ा प्लेयर मेंटली डिस्टर्ब होता है। मेंटली डिस्टर्ब होता है। और पाकिस्तान टीम जिस तरह से डिस्टर्ब हुई, आपने न्यूजीलैंड में देखा पास में, उसके बाद फिर वो वेस्ट इंडीज गए, वहां पर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा। तो ये चीजें होती हैं। मगर क्रिकेट जब ज्यादा खेलते रहेंगे आप, तो एक जमाने में आपको याद होगा टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, साल में 4 मैचेस होते थे, 5 मैच होते थे, उसके बाद वनडे मैचेस, उसमें भी एक दिन गैप होता था, उसमें भी एक दिन का गैप होता था, उसके बाद फिर अगर 4 डे हो गए वो भी होते थे। T20 तो हो रहे हैं कंट्री के लिए डोमेस्टिकली, मगर लीग्स इतनी हो गई हैं, उसमें ट्रैवलिंग इतनी होती है, तो प्लेयर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पे कि आईपीएल से नुकसान हुआ है? आईपीएल से नुकसान नहीं हुआ है। बेसिकली ये जो इंडियन प्लेयर्स हैं, जो इन्होंने सारे गन प्लेयर्स रखे, पीपल लाइक सूर्या कुमार यादव, राहुल, बेसिकली ये थोड़े से ओवर अटैकिंग हुए हैं लास्ट ईयर और सो में। अगर आप इनको देखें, लीग्स में देखें, इवन इन रांझी ये जाकर स्ट्रोक्स खेलने शुरू कर देते हैं। बेसिकली विराट कोहली ने टीम में क्या डाला? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो ये धोनी देके नहीं आता कॉन्फिडेंस? देखें, धोनी जब जीतते थे तो उनके प्लेयर्स परफॉर्म करते थे। विराट अब उस जगह पर खड़े थे जहाँ धोनी खड़े। अगर मैं हैरान होता हूँ इंडियंस की सोच पर कि सारा मलबा शिकस्त का एक फर्दे वाहिद विराट कोहली पर डाल दिया। मेरा आज पूरी भारतीय मीडिया से ये सवाल है कि 2 तगड़े मैचेस खेली है इंडिया इस वर्ल्ड कप में, अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आप मुझे बता दें दोनों में कंबाइंड रन्स किसके ज्यादा हैं? कंबाइंड रन्स किसके ज्यादा? विराट कोहली के ज्यादा हैं। आए रोहित शर्मा के 50 आए, राहुल के 50 आए इन दोनों मैचेस में, पंत के आए, हार्दिक पांड्या के आए, यादव एक मैच में था, एक में नहीं था। से पहले डिसाइड हो गया था ना कोहली विल स्टेप डाउन। भाई बेसिकली वो डिसाइड इसीलिए हुआ था कि कोहली जिस टीम को T20 में लेकर चल रहा था, उसमें से रातों रात जो है उस पर प्रेशर बिल्ड करके। प्रॉब्लम क्या थी रोहित शर्मा से रन्स क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप इन विकेटों का बहुत अच्छा समझते हैं, इन विकेटों का आप जानते हैं। रोहित शर्मा इज द वन हु बिलीव्स इन हिज टाइमिंग। अच्छा, बॉल उस तक जितनी जल्दी आएगा वो उतनी जल्दी रन्स करेगा। और यूएई में बॉलर्स का खासा है कि वो बॉल जल्दी नहीं लाते, आपसे दूर कराते हैं, स्लोअर वंस मारते हैं। और शाहीन शाह आफरीदी उनके अगेंस्ट जो एक बॉल पर ही विकेट चली जाती है, वो सक्सेसफुल इसलिए हो गए कि समहाउ, मुझे नहीं मालूम, वकार यूनिस हमारे लेजेंड थे, वकार यूनिस ने जैसे इन बॉलर्स को छोड़ा है, इन सब की लाइन और लेंथ मेंटेन हो गई। वर्नन फिलेंडर लोग जानते ही नहीं होंगे कि वो टेस्ट का बॉलर है। सबसे पहले 2006-07 में ये T20 क्रिकेट में आए थे। वर्नन फिलेंडर ने बेसिकली इनको ये बताया है कि मार मिडिल और लेग स्टंप पे नहीं लगती। मॉडर्न डे क्रिकेट में आप ऑफ स्टंप के बाहर गेंद दोगे तो कोई भी आपको फ्लो से मार देगा। आप एक्सटेंशन ही नहीं दो ना आर्म्स को कि शॉट लगे। तो शाहीन शाह अफरीदी की एक्सटेंशन होनी चाहिए आर्म्स को? कितने डिग्री, कितना मतलब कहते हैं ना कि आर्म को फ्रीज आर्म हो जाते हैं, कितने डिग्री की एक्सटेंशन जो है वो बैट्समैन इजी, क्योंकि टेक्निकली मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप बेहतर इसलिए बता रहे हैं, कितने मतलब कितना जो रूम बनाने के बाद एक्सटेंशन कितने आर्म को देखनी चाहिए? अली भाई बेसिकली ये होता है जिसे हम कहते हैं ना छोटा बॉल बॉडी पे आएगा तो बैट्समैन फंसेगा। सही है, छोटा बॉल बॉडी पे आएगा, बैट्समैन फंसेगा। अगर आप लेंथ पे यानी कि 8 और 10 मीटर वाली लेंथ पे अगर आप ऑन दी अप खिलाने के लिए जा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो यकीनी तौर पर आपको वो 4थे या 5वें स्टंप तक बॉल रखना है। अगर आप 6ठे स्टंप पे गए तो इवन ऑन अ स्लो कंडीशंस अगर आपका स्क्वायर ड्राइव लग गया, यानी कि आप ये कह लें, आपको मैं अगर फीट्स में बता दूं कि 2 से 2.5 फीट अगर आपका बल्ला खुल गया तो पॉइंट के पीछे कोई फील्डर नहीं होता कभी भी। और जब आप स्क्वायर कट मारते हैं, स्क्वायर ड्राइव बॉल मुझे ये बता रहे थे, बताइएगा दोबारा हाथ करके बताइएगा। ये ऐसे घूमता है बॉल। जब आप ऐसे मारेंगे ना तो कभी भी डीप पॉइंट मुझे आप बता रहे हाथ किस तरफ फील्डर नहीं होता। ये चीज जब लगेगी, बता रहे हैं, देखिए जब आप रूम देते हैं ना, ये इनसाइड आउट कहते हैं, इनसाइड नहीं, इनसाइड आउट तो हसन भाई ये होता है, ठीक है, इनसाइड आउट तो ये होता है। लेकिन मैं स्क्वायर ड्राइव बता रहा हूं ऑन दी अप, जब आप बल्ले को अपने ऐसे शेक करके पॉइंट के ऊपर से मारते हैं तो 99.99% पॉइंट के पीछे फील्डर ही नहीं होता। फील्डर होता है डीप एक्स्ट्रा कवर, यहाँ पे कवर पॉइंट पे अगर आपको कट खिलाना है तब भी कवर पॉइंट पे होता है। और जब बॉल इस तरह से जाता है तो हमेशा ऐसे ट्रेवल करता है। वो थर्ड मैन के लिए चांस बन सकता है लेकिन पॉइंट वाले के लिए नहीं बन सकता। दैट्स व्हाई आपको बड़ी प्रिसाइज होकर लाइन और लेंथ को मेंटेन करना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बहुत जरूरी है। तो यही सारी गलतियां कि इंडिया ने कि इस पे काम देख लें आप, करने की जरूरत है। फिर यहाँ पे जब ये वासे बता रहे हैं, हसन रजा ये बात बता रहे हैं, तो फिर रवि शास्त्री क्या कर रहे थे फिर वहां पे? या शायद इसलिए तो नहीं हटा दिया उनको क्योंकि उनको इतना मालूम ही नहीं था? नहीं यार, असल में थोड़ा सा आदमी मालूम कर लिया करे कि रवि शास्त्री क्या मतलब इंडिया में अभी आए थे या इसी वर्ल्ड कप पे नजर आएंगे। भाई वो तो 2016 में आए,
ठीक है 2017 में आए। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में 2 मरतबा, रवि शास्त्री की क्यादत में एशिया की कोई टीम नहीं हरा सकी। उनका विन रेशियो तो ज्यादा है, अब तीनों फॉर्मेट में। इंग्लैंड को इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में। अब बताइए अब क्या दुनिया पता कर लेते क्या वो? ठीक है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, सबसे ज्यादा रिग्रेट रवि शास्त्री को उसका है कि मैं वो जीतना चाहता था, वर्ल्ड कप नहीं 2019 या ये वाला वर्ल्ड कप नहीं जो 2021 चल रहा है। उनका जो सबसे बड़ा रिग्रेट है वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहां वो नाकाम रहे, और वो उसी का रिग्रेट विराट कोहली को भी है। ठीक है वो लॉरेल लेके नहीं आए टीम इंडिया के लिए, मगर जो खिदमात हैं यार आप उसको उससे कैसे इनकार कर सकते हैं? ठीक है हसन जो ये बता रहे हैं कि जैसे रोहित शर्मा टाइम लेते हैं, फिर आईपीएल में इंडिया की जो पिचेस हैं वहां पे भी बॉल बल्ले पे टाइम प्रॉपर नहीं आता, फिर वहां पे इतने कामयाब बैट्समैन कैसे हैं, चैंपियन कैप्टन कैसे हैं, परफॉर्म वहां कैसे कर रहे होते हैं? पिच बहुत ड्राई होता है और बहुत सरफेस बहुत ड्राई होता है वहाँ का इंडिया का। आप रणजी ट्रॉफी में हमारे प्लेयर भी खेले आके, इंडिया से जब निसार ट्रॉफी हुई थी वहाँ के प्लेयर भी आके हमारे अगेंस्ट खेले। वसीम जाफर जैसे प्लेयर थे, डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने की हुई हैं, तो वो टेक्निक डिफरेंट होती है डोमेस्टिक की। मगर यहाँ पर जो टारगेट बनाया जा रहा है बेसिकली उसमें जो है सक्सेस हुई है शाहिन शाह अफरीदी को। और जो आप बता रहे हैं रोहित शर्मा की टेक्निक बता रहा हूं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्लो होती है। कभी भी कोई ओपनिंग बैट्समैन जो होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज स्लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉल जो है वो एयर में आता है ऑफ द पिच। जब एयर में ऑफ द पिच आता है तो वो टारगेट शाहिन शाह का कंप्लीट हुआ। फ्लेंडर ने बेसिक चीजें वो बताई हैं कि खुद आउट स्विंग बॉलर थे वो। आप साउथ अफ्रीका की पिचों पे देखें निप बैक भी करते थे वहीं से, बहुत अच्छे चैनल बॉलर देखने में डिफरेंट होता है, मगर ऑफ द पिच जो बॉल खेलते हैं वो 2 बॉलें थी वो पूरे टूर्नामेंट की, पूरे मैच की जो प्री प्लान की गई थी उसी प्लान पे दोनों को गिरी हैं बॉलें। क्योंकि इंडियंस जो है हमेशा क्रॉस बहुत ज्यादा खेलते हैं, लीग्स में खेलते हैं, और वो देखें आप राहुल ने भी ऐसे छक्के मारे हैं, फ्लिको पे छक्के मारे हैं, राहुल को भी इनकमिंग बॉल पर प्रॉब्लम है, जो लेंथ पर इनकमिंग होता है राहुल का। मैथ्यू हेडन का मॉडर्न क्रिकेट खेले में, फ्लेंडर एक्सक्लूसिवली बॉलर थे, वो प्लान 2 बॉलें थी जिसकी वजह से। अच्छा आपने मैथ्यू हेडन की बात किया, बांग्लादेश के टूर में मैथ्यू हेडन नहीं है, कमी महसूस होगी उनकी? बिल्कुल कमी महसूस होगी, मगर बांग्लादेश भी इतनी टफ टीम नहीं है जो अपने स्टाइल पे तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को हरा चुकी है ना। बिल्कुल हरा चुकी है, मगर सकलैन मुश्ताक हैं अभी तक, और स्पिन पिचें होंगी वहाँ पर भी, ड्राई पिचें आपने देखा जिस तरह की हैं। तो पाकिस्तान टीम जब वर्ल्ड कप खेल रही है यहाँ पर और इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो मेरे नहीं ख्याल है इतनी ज्यादा किसी चीजों की जरूरत होगी। भाई आपको क्या लगता है कि फ्लेंडर की कमी महसूस होगी, सॉरी हेडन की कमी महसूस होगी? क्यों होगी यार, सब सिखा गए। मतलब अगर 1 महीने में ये टीम सेट हो सकती है तो भाई फिर ये साल भर के लिए आप कोच क्यों रखते हैं? जब इवेंट आने वाला हुआ ना आप कोच बुला के एक वजह उसकी ये भी होती है ना कि मिसाल हम देते हैं ना कि अगर आपने सीधी लाइन में चलना है, कानून की पासदारी करनी है, तो 1.5 घंटे की फ्लाइट पकड़े और यूएई चले जाए, तो ये हमारी टीम के साथ हुआ है, वहां जाके सब सीधे हो गए। खाली डिसिप्लिन नहीं था इनके अंदर, वो डिसिप्लिन लेकर आ गए हिडन में खाल में, और फ्लेंडर लेकर आ गए। क्रिकेट तो खेली भी है इन्होंने यार, ये मतलब ये 3-3 4-4 साल से खेल रहे हैं, ये कोई अनोखे हैं क्या? पहली दफा इनको मौका मिला क्रिकेट खेलने का। शोएब मलिक 40 साल से, हफीज 15 साल से, उसके बाद बाबर तकरीबन 2016 से खेल रहे हैं, शाहीन भी इतने अरसे से खेल रहे हैं, 2019 से जुड़े हुए भाई, इनके वफादार सब खिलाड़ी होंगे, इसलिए तो जेल नजर आ रहे हैं। मैं वहां से क्विकली मुझे बताएगा, बाबर ने आज कहा है कि हसन अली और जो है वो उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, फखर जमान को ड्रॉप नहीं कर सकते। आपके ख्याल में क्या ड्रॉप करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? मेरा ख्याल से स्टेटमेंट ही नहीं देना चाहिए था बाबर को, विनिंग कॉम्बिनेशन है, किसी को सब बोल रहे तो उसने बोल दिया क्या नहीं, हसन अली बिग मैच प्लेयर है और हो सकता है कि सवाल किया ना उनसे। हाँ तो सवाल किया तो कभी भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। राइट नाउ आप अभी इसी कॉम्बिनेशन से जीत रहे हैं, हसन प्रीमियर बॉलर है, इंशाल्लाह आप देखिएगा हसन परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वासे भी, थैंक यू सो मच कमर जफरी साहब, थैंक यू सो मच हसन रजा। आज हमें उम्मीद है आपको टेक्निकल गुफ्तगू, आज मैंने कोशिश इसलिए की कि आज हमारे 2 क्रिकेट एनालिस्ट ऐसे बैठे जिनका टेक्निकल उनकी बड़ी इनकी नॉलेज है, तो कोशिश है कि आज हम जरा थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करें। हमें उम्मीद है हमारी कोशिश काफी शासी पसंद आई होगी। और जो बात करते हैं हसन रजा वसीम जाफर की बात करते हैं, पाकिस्तान ए टीम के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जिसमें अजीत अगरकार आए थे, वसीम जाफर आए थे, और वहाँ पे सिराज बहुटले जो मुंबई के स्पिनर है, लेग स्पिनर, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और जिस निसार ट्रॉफी की ये बात करें, अजिंक्य रहाणे का डेब्यू कराची के नेशनल स्टेडियम में उस निसार ट्रॉफी में हुआ था, 4 सेंचुरियां बनी थी मुंबई की जानिब से। अभी लश्कर सालवी जिस वक्त ओमान की टीम के साथ है, अभी लश्कर सालवी खेलने के लिए आए थे, वहाँ पे हसन रजा, सईद बिन नासिर, खुर्रम मंजूर जैसे, आसिम कमाल जैसे प्लेयर कराची की टीम का हिस्सा थे। तो ये सब कुछ आज के शो में रहा। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।